थैंक यू फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो हमारा ये जो किंग्स ऑफ कैपिटल फंड है, जैसे इन्होंने कहा वैसे ये फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस्ड फंड है। और हमने पिछले 6-7 साल में ये देखा है कि ये सेक्टर में मल्टीपल चैलेंजेस थे। तो सन 2013 से लेके सन 2020 तक अभी से पिछले 6-7 साल में ही हमने देखा है कि एनपीए जो 3-4% पे होते थे वो अभी 9-10-11% पे हो चुके हैं। ऑलरेडी जो नंबर है अभी वो 8-9% पे है। वो अगले 6 महीने में बढ़ के और बढ़ने वाला है। जैसे ही मॉरेटोरियम में से हम बाहर आएंगे अगले 6 महीने में ये नंबर वापस 10-12-15% तक जा सकता है। तो हर साल कुछ ना कुछ चैलेंज रहा है ये सेक्टर का। 2014-15 में रघुराम राजन जी का एसेट क्वालिटी रिव्यू से शुरू होके 2016 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में जीएसटी, 2018 में आईएलएफएस का क्राइसिस हुआ और पिछले 2 सालों में हमने देखा कि डीएचएफएल, यस बैंक, कोविड, ये सब चुनौतियां थी सेक्टर के लिए। तो जो सेक्टर ऑलरेडी मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रहा था उसके उसके ऊपर पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि कोविड के वजह से ये सब लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी हो या बैंक हो, उन पे दबाव और ज्यादा आ गया है। तो ऐसा नहीं था कि कोविड के पहले भी चैलेंजेस नहीं थे। कोविड के पहले भी काफी चैलेंजेस थे, सेक्टर पे काफी दबाव था। पर उसके उसके सिवाय पिछले 6 महीने में अभी तो चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। और ये पूरे सेक्टर पे इसका असर हुआ है। तो ये है पूरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड। पर हमने ये देखा है कि पिछले 15 साल, 20 साल में, वेदर इट इज इंडिया या फिर वेदर इट इज यूएस, जब भी ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो हम जो अखबार में हेडलाइंस पढ़ते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं, हेडलाइंस काफी सिमिलर होते हैं। कंपैरिजन क्राइसिस 1930 के क्राइसिस से होती है, ग्रेट डिप्रेशन से होती है। बैंक या सॉल्वेंसी ऑलवेज क्वेश्चन होता है ऐसे क्राइसिस के टाइम पे। सब लोग यही सोचते हैं कि एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल ऐसे क्राइसिस के बाद खत्म हो जाएगा। पर हमने ये देखा है कि इफ कोई भी इन्वेस्टर ने बैंक निफ्टी में भी निवेश किया होता कोई क्राइसिस के दौरान, अगर हम देखें ये टेबल को, बॉटम लेफ्ट टेबल को, अगर 2008-9 में किसी ने बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, वो भी बैंक निफ्टी अपने लोएस्ट पॉइंट पे गया उसके 3 महीने पहले, फिर भी उनके 3 to 5 ईयर रिटर्न 20 से 25% के घर पे ग्रो करते। शेयर प्राइस रिटर्न होते 20 से 25% के घर के बीच में। सिमिलरली लेट 90s अर्ली 2000s के क्राइसिस में भी अगर किसी ने बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, उनका 3 to 5 ईयर रिटर्न 30 से 35% के घर के बीच में होता। तो ये तो हुआ बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना कीगर क्या होता, इन्वेस्टर का कीगर क्या होता। पर इफ हमने स्टॉक सिलेक्शन किया होता तो ऑब्वियसली कीगर थोड़ा बेटर होता। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं इधर कि जब क्राइसिस दिखता है स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में, तब इट इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि इवेंचुअली रिकवरी तो आती ही है। भले ही वो 1 साल के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, 2 साल के बाद हो। और जब हेडलाइंस, स्टोरी लाइंस, जब आसपास माहौल ऐसा हो कि सब लोग यही बात कर रहे हो कि बैंक्स और एनबीएफसीज तो अभी खत्म हो जाने वाली है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, तभी सही टाइम है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। तो इससे हमें 3 सवाल के आंसर, हमने सोचा है कि अगर ये 3 सवाल के आंसर हमें मिल जाए तो वी कैन सक्सेसफुली इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। पहला सवाल है कि हाउ डू वी नो कि क्राइसिस खत्म होने वाला है, हाउ डू वी नो कि अगले 6 महीने में या 1 साल में इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी आने वाली है। दूसरा सवाल है, अगर हमें ये भी पता भी चल जाए कि इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी आने वाली है तो हमें कैसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। क्या हमें मैनेजमेंट टीम पे को ध्यान से देखना चाहिए, क्या हमें वैल्यू यानी प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स को देखना चाहिए, या फिर हमें ग्रोथ को देखना चाहिए, हमारा फिल्टर क्या होना चाहिए। और आखिरी सवाल है कि इसके बाद हमें एग्जिट कब करना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो के लिए होल्डिंग टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो यही 3 सवाल को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे अगले स्लाइड्स में। सो पहला सवाल कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्राइसिस अभी बॉटम पे है या फिर हम इंडिया का इकोनॉमिक रिकवरी विल कम इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year। तो हमने क्या देखा है पिछले 40 सालों में, हमने ये देखा है कि
जब भी अमेरिका में रिसेशन आता है उसके बाद इंडिया का इकोनॉमी रिकवर होता है। और ये 4 बार हुआ है पिछले 40 सालों में। इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी कभी नहीं आया है सिवा कि पहले अमेरिका में रिसेशन आया हो। सो पिछले 40 सालों में ये कोइंसिडेंस से नहीं हुआ है। एवरी टाइम 100% कोरिलेशन के साथ हम ये बोल सकते हैं कि अमेरिका में रिसेशन नहीं आता है तो इंडिया का इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होगा। एंड दो फैक्टर है, देर आर टू फैक्टर्स जिसकी वजह से ये होता है। पहला फैक्टर है ये ऑरेंज लाइन जो ये ग्राफ पे है, ये क्रूड ऑयल प्राइस डॉलर्स पर बैरल का लाइन। तो जब भी अमेरिकन रिसेशन होता है क्रूड ऑयल का प्राइस क्रैश होता है। 1983 1985 अगर इधर देखे तो 50% क्रूड ऑयल प्राइस गिर गया। 1990 1991 में भी क्रूड ऑयल प्राइस 50% गिर गया। 99 2000 सेम स्टोरी। 2008-9 में क्रूड ऑयल प्राइस 70 to 75% गिर गया। तो जब भी अमेरिका में रिसेशन होता है क्रूड ऑयल प्राइस गिर जाता है, वो फैक्टर नंबर 1 है। दूसरा फैक्टर है ये ब्लू लाइन, ये है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का लाइन। तो जब भी पिछले 40 सालों में हमने देखा है जब भी यूएस में रिसेशन होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है और उसके वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज, इंटरेस्ट रेट कम हो जाना और क्रूड ऑयल प्राइस का क्रैश हो जाना, हम अमेरिकन रिसेशन के टाइम पे देखते हैं। और ये कोविड क्राइसिस के वक्त भी हमने यही देखा है कि सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो गए और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.5 से 2% कम हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का और क्योंकि इकोनॉमी ऑफ द यूएस इज लिंक्ड टू इंडियन इकोनॉमी, ये दो रीजंस के वजह से हमें 3 से 3.5% ऑफ जीडीपी का फायदा होता है जब भी यूएस रिसेशन में जाता है, क्योंकि ऑयल सस्ता हो जाता है, तेल का भाव कम हो जाता है। और दूसरा रीजन है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। तो इसी दो रीजंस के वजह से एवरी टाइम अमेरिका रिसेशन में जाता है, इंडियन इकोनॉमिक रिकवरी कम्स इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year। तो ये दोनों फैक्टर, ये बार भी हमने देखे हैं कि ऑयल का प्राइस कम हो गया है, यूएस बॉन्ड यील्ड 1.5 से 2% कम हो गया है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइम अराउंड एज वेल वी विल सी दैट इंडिया गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। और क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस्ड फंड है, यहाँ पे भी साइकिल्स होते हैं। तो पिछले 20 से 25 साल में हमने इंडिया में ये देखा है कि 2-3 साल का क्राइसिस का पीरियड रहता है, 1.5-2 साल का क्राइसिस का पीरियड रहता है, जिसके बाद 2 साल 2.5 साल का रिकवरी का पीरियड रहता है और फाइनली इकोनॉमिक बूम आता है। तो ये साइकिल हमने देखा है कि 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है पिछले 25 सालों में इंडिया में। पर एवरी क्राइसिस वी सी, वो हर क्राइसिस में बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे एनबीएफसीज ऐसे होते हैं कि जो रिकवर नहीं कर पाते वो क्राइसिस में से, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव थ्रू द क्राइसिस। उसके बाद जो पीरियड ऑफ रिकवरी होता है, वो टाइम पीरियड में काफी बैंक्स, काफी एनबीएफसीज ऐसे होते हैं जो रिकवर तो कर जाते हैं पर वो लोग ग्रो नहीं कर पाते पीरियड के थ्रू भी ग्रो कर जाते हैं और ऑब्वियसली पीरियड ऑफ इकोनॉमिक बूम के थ्रू वो लोग ग्रो करते रहते हैं। तो ये है मैक्रो बैकड्रॉप कि ऐसे टाइम पे ही क्यों इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल कंपनीज एंड व्हाई इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज। तो अगर हम ये देखें टेबल में बॉटम लेफ्ट पे, हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। सो ये हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं, दे बेनिफिट फ्रॉम अ क्राइसिस। और ऐसा क्यों होता है? सो इफ वी सी क्राइसिस ऑफ लेट 90s अर्ली 2000, हम देख रहे हैं कि एनपीएस एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी बढ़ गए थे, उनके लिए एनपीएस डबल हो गए थे 98-99 में। तो ये ऐसा टाइम था जब इंडिया का 80% ऑफ एनबीएफसी यूनिवर्स, उनका बिजनेस खत्म हो चुका था। इंडिया का 80% ऑफ एनबीएफसी हैड टू शट डाउन बिजनेस। तो ऐसे टाइम पे, ये ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में एचडीएफसी लिमिटेड ने भी ये देखा कि उनके भी एनपीए बढ़ गए थे फ्रॉम 0.5% आधा हो गया, फ्रॉम 20 टाइम्स टू 8-9 टाइम्स। पर क्राइसिस के बाद हमने देखा एचडीएफसी लिमिटेड का लोन बुक ग्रोथ हो गया 25 से 30%। ऐसा लोन बुक ग्रोथ उन्होंने क्राइसिस के पहले भी कभी नहीं देखा था। सो रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्राइसिस के पहले 16-17% होता था, पर क्राइसिस के बाद 23-24% हो गया।
ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी भी एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने 20-25 साल की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा था। सो क्राइसिस के वजह से एचडीएफसी लिमिटेड ड्यूरिंग द क्राइसिस 2 साल उनका शेयर प्राइस का काफी पिटाई हुआ, पर क्राइसिस के बाद उनका मार्केट शेयर भी गेन हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाईएस्ट एवर हो गया, और क्राइसिस के अगले 3 से 5 साल में उनके शेयर प्राइस ने 25 से 30% केगर से ग्रो किया। एचडीएफसी बैंक का भी सेम स्टोरी था। क्राइसिस के दौरान उनका भी एनपीए बढ़ गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एचडीएफसी बैंक का एनपीए 1.5% से बढ़ के 2% हो गया। उनका पी रेशियो 28 से 30 टाइम होता था, वो 18-19 टाइम हो गया। सो शेयर प्राइस पे डबल इम्पैक्ट आता है क्राइसिस के दौरान। हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर प्राइस पे भी डबल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एनपीए बढ़ जाता है, पी रेशियो कम हो जाता है। पर जस्ट लाइक एचडीएफसी लिमिटेड, क्राइसिस के बाद एचडीएफसी बैंक 25% के आसपास ग्रो होता था। उनका आरओई भी 16-17% से 19-20% हो गया, और उनका एनपीए एक्चुअली क्राइसिस के बाद 1% पे आ गया, जो पहले 1.5 से 2% होता था। सो जब क्राइसिस होता है तब क्या होता है कि पुअर क्वालिटी बैंक्स, पुअर क्वालिटी एनबीएफसीज ये डिपॉजिट्स और लायबिलिटीज रेज नहीं कर पाते। पर ये जो एचडीएफसी लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक टाइप हाई क्वालिटी बैंक्स और एनबीएफसीज होते हैं, ये लोग डिपॉजिट्स भी रेज कर पाते हैं, इनके पास बैलेंस शीट पे सफिशिएंट लिक्विडिटी भी होता है, जिसकी वजह से ये मार्केट शेयर गेन कर पाते हैं। क्राइसिस के 3-4 साल तक बाद तक ये लोग मार्केट शेयर गेन कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सब बैंक्स और एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी नहीं होता है लेंड करने के लिए। ये बैंक्स और एनबीएफसी बोरोअर्स को पिक एंड चूज कर सकते हैं, लेकिन पिक एंड चूज बोरोअर्स की इनको किसको लेंड करना है, कौन से इंटरेस्ट रेट पे लेंड करना है, और इसके वजह से क्राइसिस के बाद इनका एनपीएस भी बेटर हो जाता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ जाता है, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ जाता है। तो ये है हमारा ओवरऑल थीसिस कि क्यों क्राइसिस के टाइम इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल कंपनीज। अभी हमारा फिल्टर और हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस ये है टू सिलेक्ट कंपनीज कि बिकॉज ये फाइनेंशियल फोकस्ड फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज पे सेक्टर फोकस्ड फंड है, हमारा यूनिवर्स है 95 to 100 कंपनीज का। सो ये यूनिवर्स में हम लेते हैं बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर, वेल्थ मैनेजर और एसेट मैनेजर्स को। और ये 95 कंपनीज पे हम जो पहला फिल्टर रन करते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा फोरेंसिक स्क्रीन। ये फोरेंसिक स्क्रीन से ही हमें पता चलता है कि कौन से कंपनी का अकाउंटिंग क्वालिटी अच्छा नहीं है। जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग क्वालिटी ये सब अच्छा नहीं है, वो फर्स्ट लेवल पे ही हम फिल्टर आउट कर देते हैं, वो फर्स्ट लेवल पे एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि हमें ये कंपनीज स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऐसे कंपनीज नहीं चाहिए कि जिन पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क हो, अकाउंटिंग क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क हो। सो सबसे पहले जो कंपनी हमें लगता है कि या तो कंपनी चोरी कर रही है, या तो अकाउंटिंग क्वालिटी में इशू है, प्रमोटर या मैनेजमेंट टीम चोरी कर रहे हैं, वो कंपनीज पहले पहले फिल्टर में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस 30 कंपनीज, हमारा 1/3 ऑफ द यूनिवर्स पहले फिल्टर में ही एलिमिनेट हो जाता है। तो 95 से हम आ जाते हैं 65 कंपनीज पे, क्योंकि 1/3 ऑफ द यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाता है बाय वे ऑफ आवर फोरेंसिक स्क्रीन। उसके बाद हम रन करते हैं कैपिटल एलोकेशन स्क्रीन। उससे हमें ये पता चलता है कि पिछले 6-7 सालों में ये कंपनीज ने रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली कमाया है कि नहीं कमाया है। इफ रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो अगेन इधर कंपनी एलिमिनेट हो जाएगा। सो यूजिंग आवर कैपिटल एलोकेशन स्क्रीन अगेन 40 कंपनी एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विथ फाइनली 25 कंपनी, 25 स्टॉक्स जिसपे हम फोकस रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट लेवल में हमने एलिमिनेट कंपनीज कर दिए ऐसे कि जिनका अकाउंटिंग क्वालिटी अच्छा नहीं है, सेकंड फिल्टर में हमने ऐसे कंपनीज को एलिमिनेट कर दिए जिनका कैपिटल एलोकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है। सो फाइनली 25 कंपनी, 23 कंपनी जो बचते हैं उस पे हम ये असेस करने का ट्राई करते हैं कि वेदर ये कंपनीज के पास हाई बैरियर टू एंट्री है कि नहीं, वेदर दीज कंपनीज हैव हाई सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और नॉट। और ये कंपनीज पे हम फोकस रिसर्च कर पाते हैं। दिस इज वेयर मार्सेलस का इन्वेस्टमेंट टीम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। एंड द वे वी ट्राई एंड असेस दिस इज कि क्या ये कंपनीज के पास ऐसे बैरियर्स टू एंट्री है कि जिसके वजह से वो अपना मार्केट शेयर तो रख सकते हैं, पर मार्केट शेयर गेन भी कर सकते हैं कि नहीं कंसिस्टेंटली। एंड द वे वी ट्राई एंड डू दिस इज हम मैनेजमेंट टीम से बात करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करते हैं, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर से भी बात करते हैं, बट वो जो हमें कहना चाहते हैं वो हम कोलैबोरेट करते हैं
बाय स्पीकिंग टू पीपल ऑन द ग्राउंड। तो बैंक्स और एनबीएफसीज के केस में फॉर एग्जांपल हम कलेक्शन एजेंट से बात करते हैं, डीएसएस से बात करते हैं, ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं, और क्रेडिट ऑफिसर से बात करते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज में हम एक्चुअरीज से बात करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर से बात करते हैं। एंड दैट इज हाउ हमने 10 से 14 कंपनी का स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया है। हमने 12 स्टॉक पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया है ये पोर्टफोलियो, एंड मीडियन मार्केट कैप है 55,000 करोड़। एंड टू गिव यू सम मोर डिटेल कि हम वो फोरेंसिक स्क्रीन जो हमारा फर्स्ट फिल्टर है, जहां हम एलिमिनेट कर देते हैं कंपनीज को जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो वो कंपनीज को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? तो हमारे पास 11 रेशियो है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये कंपनी का अकाउंटिंग क्वालिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेशियो है फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का, बैंक हो या एनबीएफसी हो, उसका फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम कितना है। अगर वो काफी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक के केस में हमने देखा वो 55% था, वर्सेस कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक या कोई भी यूजुअल बैंक के केस में वो 25 से 30% के रेंज में होता है। पर यस बैंक में द नंबर वाज ट्वाइस एज हाई एज दैट। दैट इज व्हाई हमें रेड फ्लैग पता चलता है कि यस बैंक में अगर फी इनकम पियोर बैंक से काफी ज्यादा है, तो देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि ऐसा क्यों है। सिमिलरली यस बैंक के केस में कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ काफी ज्यादा था, इट वाज 23 टाइम्स, वर्सेस कोटक के बैंक के केस में इट वाज ओनली 4 टाइम्स। सो अगेन ये हमारे लिए रेड फ्लैग है। सो ऐसे 11 रेशियो से हमारे पास अकाउंटिंग रैंकिंग आती है या फोरेंसिक रैंकिंग आती है, जिससे क्लासिफाई होता है D1 से D10 में। हर कंपनी या तो D1 होता है, D2 होता है, या फिर इट इज क्लासिफाइड बिटवीन स्कोर ऑफ D1 टू D10। D1 is the best score, D10 is the worst score. And on the basis of this जो हमने किया, हमें पता तो चल गया कि ये कंपनीज का रैंकिंग क्या है D1 से D10 के बीच में। पर उसके उसके बाद हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इसका शेयर प्राइस रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने क्या किया, हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया ऑफ कंपनीज इन द जोन ऑफ क्वालिटी D1 टू D3, और ये कंपनीज का पोर्टफोलियो हमने कंपेयर किया ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज इन द जोन ऑफ थगरी, विच इज D8 टू D10। तो जो पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज थे इन द जोन ऑफ क्वालिटी, उनके रिटर्न्स थे +10% वर्सेस -25% फॉर कंपनीज इन द पोर्टफोलियो क्रिएटेड ऑफ कंपनीज इन द जोन ऑफ थगरी। तो ये जो मैसिव डिफरेंस है +10% और -25%, ये हमने जाना ये खाली हमारे फोरेंसिक मॉडल के वजह से। ओनली बेसिस आर फोरेंसिक मॉडल अगर हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते, तो हम पिछले 3-4 साल में मैसिव अल्फा जनरेट कर सकते थे विदाउट एनी क्वालिटेटिव फिल्टर्स, विदाउट एनी अदर स्टॉक पिकिंग फिल्टर्स। सो हमने जाना कि ये बहुत पावरफुल टूल है टू एलिमिनेट कंपनीज बेसिस देयर अकाउंटिंग क्वालिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज में ये बहुत ही पावरफुल टूल है। नाउ टू गिव वन मोर एग्जांपल, डीएचएफएल के केस में क्या हुआ, बिटवीन FY13 टू FY18 डीएचएफएल 25 से 30% पे ग्रो करता था। सो ये टाइम के दौरान काफी लोगों ने डीएचएफएल का स्टॉक भी खरीदा, काफी लोगों ने बोला ये अच्छा कंपनी हो सकता है। पर मार्सेलस के फोरेंसिक स्क्रीन में इवन बिटवीन FY13 टू FY18, बिफोर ये डीएचएफएल का न्यूज पब्लिक हुआ कि इट यूज्ड टू हैव मल्टीपल इश्यूज ऑन अकाउंटिंग, इवन बिफोर दैट मार्सेलस के फोरेंसिक स्क्रीन में डीएचएफएल वाज रेटेड एज द वर्स्ट स्कोर, वो ऑलवेज D10 पे रहता था। एंड इसका रीजन ये था कि देयर वर 3 रीजंस, 3 रेड फ्लैग्स थे। एक था कि फी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम, जस्ट लाइक यस बैंक, काफी हाई था डीएचएफएल के केस में, तो वो सेकंड वर्स्ट था हमारे फोरेंसिक स्कोर में। सेकंड वर्स्ट, जिसमें वर्स्ट रैंकिंग आता था रिलायंस होम फाइनेंस का। सो हमने जाना कि ये तो एक क्लियर रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग था कि ट्रेजरी इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम डीएचएफएल का काफी हाई था। सो ये तो जो रेड फ्लैग है वो हमें ये कहते हैं कि डीएचएफएल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुक अप कर रहा था। उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अपना इनकम और प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसका ट्रेजरी इनकम ज्यादा दिखा रहा था वो, और उसका फी इनकम भी ज्यादा दिखा रहा था। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस डीएचएफएल वाज ऑलवेज रैंक्ड एज अ D10 ऑन आवर फोरेंसिक स्कोर। तो हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट ऐसा होगा कि 60 to 65% ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इन्वेस्टेड इन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो 60 to 65%, 60 से 65% हमारा पोर्टफोलियो बैंक और एनबीएफसी में हम निवेश करेंगे, और 30 से 35%
हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स और एसेट मैनेजर्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसके वजह से क्या होता है कि जो बैंक्स और एनबीएफसीज होते हैं वो तो 20, 25, 30% पे ग्रो कर सकते हैं, तो हमें ग्रोथ का भी फायदा होगा क्योंकि हम बैंक्स और एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करेंगे। पर बैंक्स और एनबीएफसीज लेवरेज बिजनेस मॉडल है, यानी वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं। उसमें अगर कोविड आएगा, डिमोनेटाइजेशन आएगा तो वोलेटिलिटी रहेगी। पर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट मैनेजर्स, ब्रोकर्स है, इसमें इतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है। तो अगर हम कोविड का भी एग्जाम्पल ले, हम देख रहे हैं कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का अवेयरनेस काफी बढ़ गया है। तो एचडीएफसी लाइफ जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो जून, जुलाई, अगस्त में भी 30 से 40% पे ग्रो कर रहा था। सिमिलरली अगर हम ब्रोकरेज का भी बिजनेस ले, वेल्थ मैनेजमेंट का भी बिजनेस ले, हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज बिजनेस 60 टू 70% वाई ग्रो कर रहा है पिछले 3-4 महीने में, इवन ड्यूरिंग कोविड। सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस में भी हम देख रहे हैं कि मोटर इंश्योरेंस इनका बिजनेस का 50 to 60% ऑफ द बिजनेस इज मोटर इंश्योरेंस। सो काफी बड़ा भाग इनका मोटर इंश्योरेंस रहता है बिजनेस का। सो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि कार्स वर नॉट मूविंग अराउंड, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो रिपोर्टेड देयर हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हम मानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये जो नॉन लेंडिंग बिजनेसेस है वो पोर्टफोलियो को काफी स्टेबल रखेंगे। दे प्रोवाइड अ लॉट मोर स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो, क्योंकि इवन इफ फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ये बैंक्स और एनबीएफसीज में थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, पर इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस आर मच मोर स्टेबल बिजनेसेस। सो हमने बैक टेस्ट किया पोर्टफोलियो पे पिछले 2-2.5 साल का कि इफ समवन वुड हैव इन्वेस्टेड इन द पोर्टफोलियो, अगर 1 अप्रैल 2018 पे कोई इन्वेस्ट करता तो उनका रिटर्न क्या होता। तो हमने जाना कि उनका रिटर्न डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट यस बैंक, डीएचएफएल क्राइसिस, आईएलएफएस क्राइसिस, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, उनका फाइनेंशियल सर्विसेज पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न होता 12% वर्सेज -2% फॉर द बैंक निफ्टी एंड 5% फॉर द निफ्टी। तो ये रिटर्न 12% का रीजन ये है क्योंकि हम पोर्टफोलियो में ऐसे कंपनीज लेते हैं जिसका हमारा फोकस ऐसे कंपनीज पे है, जैसे हमने फिल्टर्स में देखा, जिनका हाई क्वालिटी अकाउंटिंग होता है, जिनका आरओई भी सस्टेनेबली हाई रहता है और इनका ग्रोथ भी सस्टेनेबल रहता है। तो इसके वजह से हमारे पोर्टफोलियो लेवल का अर्निंग्स ग्रोथ 19-20% है। हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19-20% है, वर्सेस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ इज ओनली 1% और 7%। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो का फोकस कोर फंडामेंटल, सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी पे है, पिछले 5 सालों में जब हमने आईएलएफएस क्राइसिस देखा, जीएसटी देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, कोविड देखा, डीएचएफएल, यस बैंक का क्राइसिस देखा, पिछले 5 सालों में जब हमने ऐसे मल्टीपल क्राइसिस देखे, हमारे पोर्टफोलियो लेवल का अर्निंग्स ग्रोथ 19-20% था, अलॉन्ग विद रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो ऑफ 19-20%। सो हम ये देख रहे हैं कि इफ पिछले 5 सालों में जहां ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस थे, अगर ये कंपनीज 19-20% पे ग्रो कर सकते हैं, तो इवन इन द नेक्स्ट 5 years वी बिलीव कि if we achieve 19-20% growth, then this is the sort of returns that investors can expect. Investors of Kings of Capital can expect 19 to 20% share price returns. Finally, coming to the last question जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पोर्टफोलियो को टॉगल करना है, क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है। तो एक जो थंब रूल है जो हमने सब इन्वेस्टर्स को बोला है, इसकी इन्वेस्ट ड्यूरिंग अ क्राइसिस एंड 3-4 साल के बाद वी विल सी 20-25% ग्रोथ, जैसे हमने पिछले क्राइसिस में देखा है कि आप इन्वेस्ट करो क्राइसिस के टाइम और 3-4 साल में आपको 20-25% केगर रिटर्न मिलेगा, and that is a good time if you have a horizon of 3 to 5 years, that may be a good time to exit. जो दूसरा अप्रोच है वो है कि एज अ फंड मैनेजर वी विल पुट आवर थिंकिंग हैट्स ऑन और हम सोचेंगे कि बुल मार्केट कब आ रहा है, एंड अ क्लियर साइन ऑफ अ बुल मार्केट इज जब लार्ज नंबर ऑफ आईपीओज और क्यूआईपीज हो रहे हैं। तो हमने पिछले 10-15 सालों में ये देखा है कि वेदर इज 2007, 2007 हो, 2010 हो या 2017 हो, जब भी बहुत ज्यादा आईपीओ होते हैं कोई साल में, उसके बाद वाले साल में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें काफी करेक्शन आता है। तो जब भी हम देखेंगे बहुत ज्यादा आईपीओ हो रहे हैं, तब इट विल बी अ साइन ऑफ अ क्लियर बुल मार्केट फॉर अस। सिमिलरली जब भी हम देखते हैं कि पुअर क्वालिटी बैंक्स लाइक
यस बैंक या पुअर क्वालिटी एनबीएफसीज लाइक डीएचएफएल, जब ये बैंक्स या एनबीएफसीज सीपी और सीडी मार्केट से या डिपॉजिट से लाइबिलिटीज बहुत इजीली ले सकते हैं, बहुत इजीली लाइबिलिटीज रेज कर रहे हैं एट वेरी लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग, अगेन इट इज अ साइन ऑफ अ रेजिंग बुल मार्केट। तो ऐसे टाइम पे जो 2023-2024 में आ सकता है, जब हमारा रेजिंग बुल मार्केट होगा, इकोनॉमी पीक पे होगी, ऐसे टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा कि हम हाई क्वालिटी बैंक्स और एनबीएफसीज में अपना एलोकेशन बढ़ा दे, कोटक एचडीएफसी बैंक में एलोकेशन बढ़ा दे, और दूसरा ऑप्शन होगा कि हम अपना एलोकेशन नॉन लेंडर्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स, एसेट मैनेजमेंट्स, इसमें बढ़ा दे। तो इसके वजह से हमारा पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव थॉट अबाउट। 3-4 साल के बाद जब इकोनॉमिक बूम आएगा, तब हम पोर्टफोलियो को कैसे टॉगल करेंगे। नाउ मैं 3 आपको एग्जाम्पल दूंगा कि हम पोर्टफोलियो में हमारे पास कैसे कंपनीज है और क्यों हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया, हमारा फिल्टर काफी क्लियर है। 3 फिल्टर ही हम रन करते हैं कि कंपनी चोरी नहीं करना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन होना चाहिए। दूसरा फिल्टर है कंपनी सस्टेनेबली रिटर्न ऑन इक्विटी कमाना चाहिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और तीसरा फिल्टर है कि कंपनी का बैरियर टू एंट्री काफी हाई होना चाहिए, कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस काफी हाई होने चाहिए। तो जो हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे, ये 3 फिल्टर तो हमारे सब कंपनीज क्लियर करते ही हैं कि इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इनका मैनेजमेंट टीम काफी क्लीन है, वो लोग चोरी नहीं करते, और तीसरा फिल्टर है कि ये इनका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5-10 सालों में काफी अच्छा है। सो मैं जो 3 एग्जाम्पल दूंगा वो है बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। ये तीनों एग्जाम्पल में ये 3 चीज कॉमन है, पर इनके तीनों के यूनिक स्ट्रेंथ्स है। ये स्ट्रेंथ्स हर एक बिजनेस के अलग है। इन्होंने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अपने सेगमेंट, अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से बनाया है। तो बजाज फाइनेंस के एग्जाम्पल में 2008-9 में जब राजीव जैन सीईओ एमडी की तरह ज्वाइन हुए, तब उन्होंने ये कोशिश की कि इनको ऐसा एक सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा कि जिसका 20-25% रिटर्न ऑन इक्विटी भी बन सके, और वो ये सेगमेंट में 20 से 25% के ग्रोथ रेट पे ग्रो भी कर सके। सो दैट इज हाउ इन लोगों ने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग का सेगमेंट ढूंढा। और टुडे 10-12 years लेटर, ये लोग बजाज फाइनेंस, दे फाइनेंस अबाउट 75% ऑफ इंडियाज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। सो इनका अब 75% मार्केट शेयर है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग बिजनेस में। एंड इसका ये फायदा है कि एक तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग बिजनेस में इतना हाई मार्केट शेयर है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा बनाते हैं, 25 से 30% रिटर्न ऑन इक्विटी बनाते हैं ये बिजनेस में। दूसरा ये फायदा है कि ये जो बिजनेस है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग बिजनेस, इससे एक बार ये लोग कस्टमर अक्वायर कर देते हैं, तो ये कस्टमर को ये मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये कस्टमर को ये पर्सनल लोन बेचते हैं, लाइफस्टाइल लोन, डिजिटल लोन, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ये सब लोन्स बेचते हैं। और बिकॉज क्योंकि इनको पता है कि ये कस्टमर का रीपेमेंट हिस्ट्री कैसा कैसा है, ये कस्टमर का इनके पास काफी डेटा होता है, इनका एनपीए काफी कम आता है। इफ बजाज फाइनेंस को हम कोई भी अदर एनबीएफसी के साथ कंपेयर करें, तो बजाज फाइनेंस का एनपीए ऑलवेज लोअर होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस 70-75% अपना एग्जिस्टिंग लोन जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को देता है। क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को लोन देता है, उनका एनपीए काफी कम होता है, क्योंकि इनके पास काफी डेटा होता है रीपेमेंट हिस्ट्री पे, कस्टमर के ज्योग्राफी पे, कस्टमर के पेमेंट हैबिट्स पे, इनका एनपीए ऑलवेज कम रहेगा। एडिशनली बजाज फाइनेंस ने क्या किया है कि उन्होंने मल्टीपल सेगमेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे वो अग्रेसिवली ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने डॉक्टर सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया है। तो इन्होंने ये देखा कि इंडिया में 10 लाख डॉक्टर हैं, और ये 10 लाख डॉक्टर्स पे इन्होंने डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया 6-7 साल पहले। नाउ टुडे ऑन दीज 10 lakh doctors, Bajaj Finance has 100 to 500 डेटा पॉइंट्स, और ये डेटा पॉइंट्स पे बजाज फाइनेंस ये डॉक्टर्स को सब सेगमेंट कर देता है। ये 10 लाख डॉक्टर्स को बजाज फाइनेंस में 600 क्लस्टर्स में सब सेगमेंट कर दिया है। और ये 600 क्लस्टर इन लोगों ने ऐसे डिसाइड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल, वेदर ये डॉक्टर टॉप 20 मेडिकल कॉलेज में से पास आउट किया है कि बॉटम 20 कॉलेज में से पास आउट किया है, ये डॉक्टर कौन से फील्ड में प्रैक्टिस करता है, वो डेंटिस्ट है, सर्जन है, रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सेट्रा। ये डॉक्टर कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में ऑपरेट करता है,
क्या वो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर टाइप ऑफ अर्बन सिटी में ऑपरेट करता है या वो रूरल इंडिया में ऑपरेट करता है। बेसिस ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स, ये डॉक्टर्स का सब सेगमेंटेशन हो गया है 600 फिल्टर्स में, 600 सब सेगमेंट्स में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 600 सेगमेंट्स, बजाज फाइनेंस नोस कि वो कौन से डॉक्टर को लेंड कर सकता है और कौन से डॉक्टर को नहीं कर सकता है। सो जब हम ऐसा बजाज फाइनेंस का बिग डेटा, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स पे स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं, बजाज फाइनेंस का लायबिलिटी साइड पे जो स्ट्रेंथ है, तो वी थिंक कि ये काफी बड़ा, काफी हाई बैरियर टू एंट्री है, जो कोई एक एग्जिस्टिंग बैंक या कोई एक एग्जिस्टिंग एनबीएफसी या इवन अ न्यू बैंक और एनबीएफसी ब्रेक नहीं कर सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कोटक बैंक, कोटक का स्ट्रेंथ कैपिटल एलोकेशन पे रहा है। तो इनका इनका हिस्ट्री ऐसा है कि 90s, लेट 80s एंड अर्ली 90s में ये एनबीएफसी हुआ करते थे और इन्होंने मल्टीपल ग्लोबल जॉइंट वेंचर्स में एंटर किया। सो फॉर एग्जांपल, इन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ जॉइंट वेंचर किया फॉर ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्होंने फोर्ड के साथ जॉइंट वेंचर किया व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए, इन्होंने ओल्ड म्यूचुअल के साथ जॉइंट वेंचर किया फॉर लाइफ इंश्योरेंस। और इन्होंने ये जॉइंट वेंचर्स किए इन द अर्ली 90s, लेट 90s एंड अर्ली 2000s। फिर जैसे ही इन्हें बैंकिंग लाइसेंस मिला, इन्होंने ये सब जेवी पार्टनर्स को एग्जिट दे दिया। इन्होंने ग्लोबल बेस्ट के साथ जो जेवीज जो किए उनसे इन्होंने ये फायदा लिया कि ये हर बिजनेस का इन्होंने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने बिजनेस में इम्बाइब कर लिया। तो इन्होंने ये फायदा ले लिया और टुडे ये सब बिजनेसेस में उन्होंने सब प्लेयर्स को एग्जिट दे दिया एंड टुडे ये सब बिजनेसेस आर 100% सब्सिडरीज ऑफ कोटक बैंक। सेकेंडली जो इन्होंने किया वो कि इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के बाद कॉर्पोरेट लोन बुक इन्होंने डबल डाउन कर दिया, क्योंकि इन्होंने तब तक एनबीएफसी का लाइसेंस था, बैंक का लाइसेंस नहीं था, तब तक इन्होंने एनबीएफसी लोन बुक बनाया था। 2008-9 में जब बाकी सब बैंक्स कॉर्पोरेट लोन बुक मार्केट से रिसीड कर रहे थे, जब वो पीछे हट रहे थे, कोटक ने एक्चुअली अपना कॉर्पोरेट लोन बुक डबल कर दिया। So today Kotak has a very well diversified asset book with 30% loans in the corporate segment. Similarly, CASA franchise बनाने के लिए कोटक ने स्टार्टिंग में 6% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया, ब्रांच बैंकिंग मॉडल को अपना एस्टैब्लिश किया। टुडे कोटक हैज अ 56% CASA franchise, which again is the highest in the Indian banking industry. So कोटक ने मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया बाय वे ऑफ उदय कोटक्स ब्रिलियंट कैपिटल एलोकेशन स्किल्स। इनका काफी वेल डाइवर्सिफाइड लायबिलिटी बेस है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड एसेट बेस है एंड उदय कोटक्स ब्रिलियंट कैपिटल एलोकेशन स्किल्स है। सो वी बिलीव अगेन ये जो कैपिटल एलोकेशन स्किल्स है वो रेप्लिकेबल नहीं है। दिस इज अ स्ट्रेंथ ऑफ कोटक बैंक। नाउ फाइनली कमिंग टू एचडीएफसी बैंक, इनका बेनिफिट, इनका स्ट्रेंथ ये रहा है कि इन्होंने फोकस किया है सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पे। ओवर पास्ट 20-25 साल ये कंटिन्यूसली 20%, 25% पे ग्रो करते रहे हैं while reducing risk. सो जो भी बिजनेस ये एंटर करते हैं, मे बी ये फर्स्ट नहीं हो रहते हैं वो बिजनेस एंटर करने में। अदर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई और कोटक में भी एंटर दीज सेगमेंट्स, एंटर दीज बिजनेसेस बिफोर देम। जैसे व्हीकल फाइनेंसिंग हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, रिटेल बिजनेसेस हो, अर्बन या रूरल लेंडिंग हो, ये बिजनेसेस में एचडीएफसी बैंक वाज नॉट द फर्स्ट वन टू एंटर द बिजनेस। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ये रिस्क को जानते हैं, इन लोग को पता चलता है कि क्या क्या रिस्क है ये बिजनेस में, दे ग्रेजुअली बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स एंड दे डू नॉट टेक एडिशनल रिस्क, सो इनका एनपीए नहीं बढ़ता है। So because of this, HDFC Bank, while it keeps growing at 20-25%, उनका NPA 1-1.5% ही रहता है। So we believe इनका जो systems and processes पे focus है, क्योंकि systems and processes इनके इतने strong है, इनका manual intervention नहीं रहता है, so इनका manpower पे इतना reliance नहीं रहता है। Because of this, HDFC Bank is well positioned even for the next 2-3 years to keep continuously gaining market share. So this is the level of depth we go to in each company. And that is why we keep on holding on to these companies for long periods of time to benefit from compounding, to benefit from consistent gains in market share. इसकी वजह से हम बिलीव करते हैं कि ये जो हाई क्वालिटी कंपनीज है ये मार्केट शेयर गेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. So that is it. Happy to take any questions on this. Sure. Thank you, Tej. So
काफी अच्छा समझाया आपने स्ट्रेटेजी को। तो कुछ एक सवाल जो हमारे पास आए हैं और कुछ सवाल आई थिंक आप वहाँ भी हमें काफी अच्छे से बताएंगे। तो एक चीज तो ये है फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके ऑलरेडी 2 पोर्टफोलियोज है विच इज CCP एंड LCP, स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड फॉर कंस्ट्रक्ट। तो उसके बाद अगर आप इनिशियल सेक्टर टीम ला रहे हैं जहाँ पे ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स भी काफी हद तक पॉसिबल है, तो इसका क्लाइंट के लिए हाउ इज इट बेनिफिशियल, मतलब क्लाइंट के लिए कैसे मदद करता है। और दूसरा चीज, फिलहाल आप यहाँ पे 50 लाख के नीचे स्टेप नहीं कर रहे, तो क्लाइंट को 50 लाख अपने डिप्लॉय करने पड़ेंगे ना सेक्टोरल फंड, जहाँ पे ऑलरेडी सम काइंड ऑफ ओनरशिप उन स्टॉक्स में क्लाइंट के पास है। तो इस पे मार्सेलस का और आपका जो फंड मैनेजर क्या थॉट है? करेक्ट। सो हमें ये सवाल काफी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से भी आता है, काफी नए इन्वेस्टर से भी आता है कि हाउ डू वी एलोकेट कैपिटल, हाउ डू वी एलोकेट फंड्स अक्रॉस ये 3 फंड या फिर अक्रॉस मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स आल्सो व्हिच यू माइट हैव। तो इफ आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल, इफ यू हैव 100 रुपीज टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, मान लो आपके पास 100 रुपए है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें आई टेक द एग्जांपल ऑफ मार्सेलस के 3 फंड, क्योंकि उसमें एसेट एलोकेशन क्या है, फाइनेंशियल्स में एलोकेशन क्या है, आई नो मोटा मोटी वैसा ही रहता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो उसका सीसीपी जैसा ही एलोकेशन रहता है, अराउंड 30%, 25% या 35% के आसपास फाइनेंशियल्स में एलोकेशन रहता है। तो सीसीपी इज लाइक एनी म्यूचुअल फंड एंड लिटिल चैम्प्स इज लाइक एनी स्मॉल कैप फंड। तो मैं मार्सेलस के 3 फंड का एग्जाम्पल लेके, if you have 100 rupees to invest in equities, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, I'll just take an example. So I would say कि कोई भी इन्वेस्टर का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट should be towards a portfolio like CCP. CCP जैसे कोई पोर्टफोलियो में, which is a multi-sector fund, which is not focused on say small cap या one sector, जिसमें multiple sectors हो, हर एक सेक्टर का बेस्ट प्लेयर हो, that is CCP. तो सीसीपी आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का बेस होना चाहिए, वो आपके इक्विटी का कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो 100 रुपए में से आई वुड सजेस्ट कि आपको 100 में से 60 रुपए या 55 रुपीज आपको सीसीपी में इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आपने 60 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए सीसीपी में, और सीसीपी में हमारा वेटेज टू फाइनेंशियल सर्विसेज है 25 से 30%, मान लो हायर एंड पे ले लेते हैं 30% है, तो 30% ऑफ 60% आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में वेटेज हो गया, विच इज 18%। सेकंड आपका वेटेज होना चाहिए 15% से 20% के बीच में कोई भी स्मॉल कैप फंड में, मान लो वो है एलसीपी। एलसीपी में हमारा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज में है 15%। सो 15% फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज ऑन 20% इज अगेन 2-3%। सो 18% प्लस 2% टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हो गया 20%। एंड द एडिशनल 20% वेटेज जो बचा 20% शुड बी टूवर्ड्स किंग्स ऑफ कैपिटल, विच इज 100% टूवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आपका 20% और हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो 20% प्लस 20% आपका ओवरऑल वेटेज हो जाएगा 40% टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप कोई भी इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी 35 से 40% इज फाइनेंशियल सर्विसेज। सो वी आर सेइंग कि आपका 40% या मे बी 42% हो जाएगा, थोड़ा ओवरवेट हो जाएगा टूवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। गिवन हम जहाँ है इन द साइकिल, वी बिलीव दैट वी शुड बी ओवरवेट फाइनेंशियल सर्विसेज। जो हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हमारे सामने फॉर कंसोलिडेशन, वी बिलीव दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर great high quality banks and NBFCs to consolidate market share in financial services. इसलिए we believe कि a 40% allocation to financial services is good enough. Now on the question of overlap, हमारे 4 स्टॉक है जो सीसीपी में भी रहेंगे, वो केसीपी में भी रहेंगे। ये 4 स्टॉक कॉमन है, प्लस देयर आर 2 अदर स्टॉक्स जो एलसीपी में है, ये स्टॉक्स में भी ओवरलैप रहेगा। तो 6 स्टॉक्स कॉमन है, 6 स्टॉक कॉमन है और 6 स्टॉक नए हैं। Now, if you take the example of financial companies which are common, HDFC Bank, HDFC Life, Bajaj Finance, तो ये definitely common है। हम repeatedly मार्शलस पे ये believe करते हैं और हम investors को भी ये कहते हैं कि diversification after a point of time by owning ज़्यादा stocks नहीं आता है। If you own more than 40 stocks overall आपके portfolio में across all funds,
देन आपका रिटर्न भी, देन यू विल बी ओनिंग द मार्केट। अगर आप 60 70 80 स्टॉक से ज्यादा भी ओन कर रहे हो तो यू आर ओनिंग द मार्केट, तो आपका रिटर्न भी मार्केट रिटर्न ही आएगा, निफ्टी का ±1% आएगा। पर इफ यू आर ओनिंग द बेस्ट 100 stocks or the best 50 stocks, sorry, best 50 stocks, not more than 50 stocks, तो आप अल्फा जनरेट करने का कोशिश कर सकते हो। एट मार्सिलस में भी हम वही बिलीव करते हैं कि अगर आप 40, हम भी 40 स्टॉक से ज्यादा अक्रॉस ऑल पोर्टफोलियोज हम भी ऑफर नहीं कर सकते हैं। इफ यू ओन दीज 40 स्टॉक्स इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वेटेजेस, हमने अपना वेट जो है वो सजेस्ट किया कि आप 60 15 30 के वे, 60 65 15 30 के हिसाब से आप करो एलोकेट। जो भी आप सीसीपी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आधा आप किंग्स ऑफ कैपिटल में इन्वेस्ट करो। इफ यू एलोकेट कैपिटल लाइक दिस, then you will have a better chance of generating alpha. So after a point of time, owning more stocks, diversifying across more stocks, उसका benefit से ज्यादा गैर फायदा है कि आपका returns dilute हो जाएंगे। So that is why we believe as a thumb rule, जो भी CCP में आप you should invest, the first portfolio you should invest is in CCP. Second rule, invest whatever you invest in CCP, उसका आधा आप invest करो Kings of Capital। Right. एक और सवाल जो मेरे मन में था मार्सिलस की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को लेके, यह है कि हमने मार्सिलस को कई जगह कहते सुना है और वो मानते भी, जैसा आपने अभी कहा भी, इंडिया में प्रॉफिट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कुछ ही कंपनी में। राइट। तो दिस इज ये जो चीज है, इसका कॉन्सेप्ट हमें इंडिया को मार्सिलस ने ही बताया, और आज हम देख रहे हैं मार्सिलस के पास 3 पोर्टफोलियो है, तीनों काफी अलग तरीके के हैं। तो विथ योर ओवरऑल थॉट, इस प्रॉफिट कंसंट्रेशन उसको मद्देनजर रखते हुए या उसके बात को फॉलो करते हुए कैसे इतने हाउ डू यू हैव, आपके पास करीब कितने 30-35 एक यूनिक स्टॉक्स होंगे, तो जो प्रॉफिट कंसंट्रेशन है, क्या आप उस प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉफिट कंपनीज के दायरे के बाहर जा रहे हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त, या वो कैसे होता है वो? राइट। सो हमारे पास अक्रॉस ये 3 पोर्टफोलियो 30 स्टॉक है, 30 स्टॉक्स। ये 30 स्टॉक में जो हमारे पास कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में जो स्टॉक्स है, उसमें जो प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेटर्स है, जो इतने साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिनके वजह से इंडिया में जो अभी टॉप 20 कंपनीज है उनके पास 70% ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन है। ये कंपनीज है हमारे पास कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो में। ये है एक लो वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो जहां हमारे पास एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक टाइप कंपनीज है जो ऑलरेडी अपने हर एक फील्ड में प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं। दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो है हमारा किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो। इसमें भी 4 कंपनी तो सीसीपी में से कॉमन है, ऑलरेडी वो मार्केट लीडर्स है, ऑलरेडी प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बाकी जो 2 कंपनी है वो लिटिल चैम्प्स में से, और बाकी जो 6 कंपनी है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है हमारे पास इधर इन किंग्स ऑफ कैपिटल, वो मार्केट लीडर है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। वो ऑलरेडी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 30 से 40% प्रॉफिट उनके पास है। तो हर एक कंपनी में हर एक पोर्टफोलियो में हमारे पास ऐसे कंपनी है, ये 30 कंपनी ऐसे कंपनी है जो हर एक फील्ड में प्रॉफिट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, हर एक फील्ड में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। एंड दिस इज रिगार्डिंग आवर फिलॉसफी। जो हमारा फिलॉसफी है कि 30 से 40 कंपनी से ज्यादा ये इंडिया में ऐसे नहीं है कि जो अपने सेक्टर में या फिर अपने नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मार्केट लीडर्स है। सो जो लिटिल चैम्प्स है, फाइनली लिटिल चैम्प्स में ऐसे कंपनीज है कि जो अभी अपने सेक्टर में 50 to 55% मार्केट शेयर ऑलरेडी है, पर वो सेक्टर का साइज छोटा है। फॉर एग्जांपल जो जीएमएम फॉडलर है या अल्काइल अमीन्स है, इनका साइज सेक्टर का ही मे बी 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ है, क्योंकि सेक्टर का साइज छोटा है और ये मार्केट लीडर, डिस्पाइट ये सेक्टर के मार्केट लीडर है, ये कंपनी का साइज भी छोटा है। सो ये नीश सेक्टर्स के मार्केट लीडर्स है जो हमारे पास लिटिल चैम्प्स में कंपनीज है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बिलीव करते हैं कि लिटिल चैम्प्स में से जो हमारे पास 12, 13, 14 कंपनी है, ये हमारे लिए फनल बनेगा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के लिए। इसमें से 2 कंपनी में भी 3 कंपनी ऐसे होंगे जो हम कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में ग्रेजुअली उनको ओन कर पाएंगे। एज वी सी ये कंपनीज इवॉल्व होंगे, इनके मैनेजमेंट टीम्स इवॉल्व होंगे, ये कंपनीज का डीएनए चेंज होगा,
हम बिलीव करते हैं कि एज दीज कंपनीज ग्रो टूवर्ड्स 15, 20, 30 हजार करोड़ मार्केट कैप, ये लोग कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में इवॉल्व करेंगे. सो 30 कंपनीज है हमारे पास, ओनली 30 कंपनीज, एंड वी आर स्टिकिंग टू आवर फिलोसफी कि ये कंपनीज आर मार्केट लीडर्स इन ईच ऑफ देयर सेक्टर्स, ईच ऑफ देयर निशेस. Right. हेलो. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आई कैन हियर यू. या तो मैं ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा गारंटी के साथ तो इक्विटी में रिटर्न्स का हम दावा नहीं कर सकते हैं, मगर एक ये इसका जो रिटर्न आप देखते हो, द कंपाउंडिंग फैक्टर जैसे सीसीपी के लिए कहा जाता है 20 to 25% इज वेयर यू एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस टू कंपाउंड एंड एक्चुअली द प्रॉफिट टू कंपाउंड, और उसके सामने शेयर प्राइस भी उस हिसाब से कंपाउंड करेगा. तो ये पोर्टफोलियो से क्या एक्सपेक्टेशन है? एंड इसका इस सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि अगर ये पोर्टफोलियो एक अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको आपके हिसाब से फंड मैनेजर होने के हिसाब से आपको क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी कितना लंबा है इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज का, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है ड्यूरिंग दिस अपॉर्चुनिटी? श्योर. सो सीसीपी में हम बोलते हैं कि अराउंड 18 to 20% अर्निंग्स ग्रोथ आएगा. दैट इज व्हाई 18 to 20% शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी आएगा. इधर भी 19% अर्निंग्स केगर है इन द पास्ट 5 years. जो हमने डिस्कस किया, पास्ट 5 साल में मल्टीपल चैलेंजेस थे, फिर भी 19% अर्निंग्स केगर है पोर्टफोलियो का. वी बिलीव कि वेरी कंजर्वेटिवली अगर हम ये माने कि जो पिछले 5 साल में हुआ, फॉरगेटिंग द कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ये सब को अगर हम भूल भी जाते हैं, सिर्फ जो पिछले 5 सालों में हुआ वही अगर ये कंपनीज रेप्लिकेट करते हैं, डिस्पाइट द मल्टीपल चैलेंजेस, पिछले 5 सालों में ये कंपनीज ने 19% रिटर्न दिया, एंड वी अज्यूम कि वो 19% अर्निंग्स की अगर कंटिन्यू रहेगा अगले 5 सालों में. हम पी री रेटिंग को भी फैक्टर इन नहीं करते हैं वेरी कंजर्वेटिवली. बैंक निफ्टी, डिस्पाइट द फैक्ट बैंक निफ्टी इज अराउंड 21-22,000, प्री कोविड लेवल से 30-35% लोअर है अभी, वो करेक्शन को भी हम अज्यूम नहीं करते हैं. तो वी बिलीव कि 20% is the reasonable sort of return that investors can expect out of this portfolio. And on the question of how long is the path on which we can travel towards financialization, कितना लंबा है ये सफर with this portfolio, ये अपॉर्चुनिटी कितना लंबा हो सकता है? वी बिलीव कि काफी लंबा अपॉर्चुनिटी है. आई विल गिव यू 2 reasons. तो लेंडिंग साइड ऑफ द पोर्टफोलियो पे पिछले 20-25 साल पे, डिस्पाइट कोटक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये कंपनीज ने 20-25% पे ग्रो किया इतने सालों तक, फिर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 65% मार्केट शेयर है. इवन 25 years आफ्टर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स 25 सालों से है, 1995 से है. उसके बावजूद अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 65% मार्केट शेयर है. अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 65% मार्केट शेयर तो है, पर इनका लेवरेज 10 गुना है. उनके पास 10% का नेटवर्थ है, 10% का कैपिटल एडिक्वेसी है, वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी या कोटक का एग्जांपल ले तो 20% का नेटवर्थ है, 20% का कैपिटल एडिक्वेसी है. सो अगर मोरेटोरियम में ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 5% भी अगर एनपीए आ जाता है तो 10% नेटवर्थ माइनस 5%, तो सिर्फ 5% नेटवर्थ बच जाएगा. व्हाट दैट मीन्स इज कि इनको इधर अपना बिजनेस मर्ज कर देना पड़ेगा, या तो इनको बैंक बंद कर देना पड़ेगा, बैंक को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, विच इज गवर्नमेंट्स ऑप्शन. तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ये सब बातें कर रही है. ऑलरेडी हेडलाइंस आप पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अब सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर बैंक बचेंगे, अभी हम मर्ज कर देंगे बैंक्स को, प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट नोस की उनके पास फिस्कल रूम नहीं है, अभी फिस्कल डेफिसिट काफी है, वो लोग रिकैपिटलाइज हर एक बैंक को तो नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस ये 35% मार्केट शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास, वो बढ़ के वी बिलीव कि एटलीस्ट 50% हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years.
एज ये मार्केट शेयर बढ़ेगा, ऑब्वियसली अभी प्राइवेट सेक्टर में भी 3-4 बैंक ही है जो हम गिन सकते हैं अपने फिंगर टिप्स पे, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी आर द ओनली बैंक्स। वी ऑल नो आरबीएल, इंडसइंड, यस बैंक, ये बैंक्स के साथ क्या हो रहा है। तो दीज आर द बैंक्स व्हिच विल गेन मार्केट शेयर। सिमिलरली एनबीएफसी के साइड पे तो द सिचुएशन इज इवन मोर वर्स। एनबीएफसी के साइड पे बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस के सिवा वी कांट फाइंड एनी अदर क्रेडिबल प्लेयर। सो एनबीएफसी के साइड पे भी मैसिव मार्केट शेयर कंसोलिडेशन का अपॉर्चुनिटी है फॉर द लाइक्स ऑफ दीज प्लेयर्स। And as we go through COVID gave us the perfect position sizing opportunity to build a portfolio of only financial companies. तो हम सोच रहे थे काफी टाइम से कि हम लॉन्च करेंगे फाइनेंशियल फंड, पर कोविड गेव अस a perfect opportunity क्योंकि ये काफी कंसोलिडेशन का मौका मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 6 months as we see NPS coming in. ऑलरेडी हम लक्ष्मी विलास बैंक और धनलक्ष्मी बैंक को देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड से स्टार्ट हो गया है। द वर्स्ट बैंक्स आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इधर कंसोलिडेशन और चेंज इन मैनेजमेंट टीम या मर्जर। सो जैसे जैसे कोविड में एनपीएस रिकॉग्नाइज होंगे, हम देखेंगे कि बैंक्स, पीएसयू बैंक्स लाइक इलाहाबाद बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सब जो लोअर क्वालिटी बैंक्स है उनका और मर्जर या फिर शटिंग डाउन शॉप या रिकैपिटलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो उनके पास तो कोई चांस नहीं है कि कोई कैपिटल बचेगा डिसबर्समेंट के लिए। इन केस दे सर्वाइव, दैट इटसेल्फ विल बी अ मिरेकल। सो दैट इज द थिंग ऑन द लेंडिंग साइड। ऑन द नॉन लेंडिंग साइड हमने ये देखा है कि इंडिया का $2000 पर कैपिटा इनकम है, एंड एट दिस पर कैपिटा इनकम इंडिया का सिर्फ 5% हाउस होल्ड सेविंग फाइनेंशियल एसेट्स में है। 95% सेविंग्स इनका फिजिकल एसेट्स में, लाइक लैंड, गोल्ड, रियल एस्टेट। और ऐसा पूरे वर्ल्ड में इंडिया के सिवा कोई और कंट्री नहीं है कि जिनका सिर्फ 5% सेविंग्स फिजिकल एसेट्स में है। सो वी बिलीव कि अगर ये 5%, 15% भी होता है ओवर द नेक्स्ट 10 years, 10% मूव्स फ्रॉम फिजिकल सेविंग्स टू फाइनेंशियल सेविंग्स, तो ये सब जाएगा बैंक डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में। तो इसका फायदा होगा टू प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बैंक्स एक्सेट्रा। सो ये फाइनेंशियलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी भी काफी लंबा है। सो कोविड इज अ बिग बेनिफिट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन, उसके वजह से कंसोलिडेशन एक्सेलरेट होगा, बट अदरवाइज द अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ इज क्वाइट लॉन्ग। अदरवाइज इट इज नॉट अ 2-3 year portfolio, it is a portfolio which we believe ki has a long runway for growth. राइट, थैंक यू। तो दो चीजें तो क्लियर हुई उससे कि पोर्टफोलियो का होराइजन क्या है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो मैं शायद गलत नहीं कहूंगा अगर आप ये पोर्टफोलियो को भी एक सीसीपी जैसा होराइजन के साथ देख रहे हैं। एक और चीज जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से बिफोर इन्वेस्टिंग इस चीज को बड़ा ध्यान रखते हैं, इस द फी पार्ट। तो जब सीसीपी आया था मैंने देखा कि उसमें एक फी मॉडल था जहाँ पे 8% तक इफेक्टिवली देयर वाज नो परफॉर्मेंस फी और मैनेजमेंट फी। तो काफी ये है इन्वेस्टर्स की क्वेश्चन है, क्वेरीज है कि विद एलसीपी एंड विद केसीपी वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा है। राइट, सो एलसीपी और केसीपी में, सो सीसीपी में वी कैन ऑफर दैट फी स्ट्रक्चर क्योंकि वी आर द maybe only ones who offer only variable sort of fee structure. वो हम इसलिए ऑफर करते हैं क्योंकि we have the confidence that these companies, they are consistent compounders every year, despite, say for example FY20 में Nifty was -25%, पर CCP का performance in FY20 was +7% despite COVID, despite -25% of Nifty. So CCP का philosophy is कि उसमें we are not going after returns, we are not going after anything. CCP में we are offering peace of mind, we are offering consistency कि आपको 15 से 20% तो मिल जाएगा। In the case of Little Champs, in the case of Kings of Capital, ये पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिसमें नेचुरली, क्योंकि Little Champs is small cap focused, Kings of Capital is financial services focused, जिसमें volatility naturally not only will be more than CCP, will be more than the Nifty also. So volatility ज्यादा रहेगा,
ऑब्वियसली उसके साथ रिटर्न भी ज्यादा रहेगा. तो हियर वी आर गोइंग आफ्टर रिटर्न्स, वी आर गोइंग आफ्टर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. So in such a scenario where we know ki this is something which is more volatile, we cannot offer every year something linked to the performance of that year. Secondly, क्योंकि इसमें room to charge fees is also higher, क्योंकि हम जैसे you will be seeing in Little Champs, returns are also higher, 45-50% returns at previous 1 year के. So room to offer fees is also charge fees is also higher. If we have higher returns, then post fees, post expenses, return के लिए भी investor के लिए भी return is higher. So we can charge a higher fixed fee. That is why in KCP and in LCP, we are not offering a variable fees option, because anyways returns will be volatile. Secondly, returns will be higher over a period of time. So post fees, post expenses, it maybe comes to the same thing as CCP. Right. So that was quite insightful actually. ये सवाल मेरा भी था काफी टाइम से. कॉल पे इसका जवाब कॉल पे दे. एक और क्वेश्चन मैं शायद आखिरी 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से एक तो सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ मतलब पोर्टफोलियो. तो ये पोर्टफोलियो जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर केसीपी, इसमें आप अक्सर कहते हैं कि लेंडिंग पार्ट, मतलब ऐसे कंपनी जैसे बिजनेसेस जो पैसा उधार देती है लाइक बैंक, एनबीएफसीज, और एक हिस्सा होगा जो नॉन लेंडर्स होगा. सो नॉन लेंडर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक बहुत बड़ा नहीं, शायद एक साइजेबल हिस्सा होगा एसेट मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स एंड ऐसे जो मार्केट इंटरमीडिएरीज है. तो सेबी इन दिनों क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट है, सेबी इन दिनों ये स्पेस को लेके काफ़ी नए रेगुलेशंस ला रहे हैं, काफ़ी कुछ नया हो रहा है, जिससे शायद बड़े प्लेयर्स जिस तरह से अपना बिजनेस रन करते थे उनको शायद वो बदलना ही पड़े. मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि वही लिस्टेड है. तो इस पे तो द क्वेश्चन इज नॉट, क्वेश्चन लिमिटेड नहीं है एसेट मैनेजर्स या ब्रोकर्स पे, मगर पूरा जो नॉन लेंडिंग स्पेस है बैंक्स और एनबीएफसीज को छोड़ के, आपका उस पर व्यू क्या है? इंश्योरेंस में हमने नहीं देखा है अभी तक कि आईआरडीए बहुत सारे रेगुलेशंस लाए या कुछ बिजनेस चेंज करे या कमीशंस या अर्निंग्स कैसे होते हैं चेंज करे, मगर एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हमने देखा है. तो इस पे आपका क्या व्यू है ऑन द नॉन लेंडिंग स्पेस, और यहाँ पे और किस तरह के नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं? इंश्योरेंस के बारे में तो हम काफी सब जान चुके हैं, मगर और क्या इस स्पेस से उम्मीद रख सकते हैं? श्योर. सो एसेट मैनेजमेंट में अगर आज हम देखें तो इंडिया का फाइनेंशियल सेविंग्स लाइक आई सेड इज सिर्फ 5%. नाउ इस 5% को भी अगर हम डिवाइड करें in financial assets, so biggest part is bank deposits. So 50% of this 5% financial savings is bank deposits, 50% is bank deposits, 10-15% is currency which is hard cash. Uske baad the third highest is insurance, and the smallest portion, only 5% of this 5% of financial savings is mutual funds, asset management. Now as people move away from real estate, वो उनका रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस अभी सब जान गए कि पिछले 5-6 साल में स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद कैसा रहा है. ना लिक्विडिटी मिलती है, ना जो हमने 2000 से लेके 2010-12 तक जो अप्रिसिएशन देखा, ना वैसा अप्रिसिएशन होता है. एट बेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन जितना अप्रिसिएशन मिल रहा है. सो ऐसे सिनेरियो में फॉर लिक्विडिटी, फॉर सेविंग्स, वी सी की म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बहुत कम है. अभी भी जो म्यूचुअल फंड का AUM है, वो AUM 70% वो AUM टॉप 5 सिटीज में से आ रहा है. अगर HDFC AMC का, SBI AMC का, IPRO AMC का अगर हम AUM देखें, टॉप 5 ये बड़े AMCs का भी टॉप 5 सिटीज में से 65-70% AUM आता है. तो टियर 3, टियर 4, इवन टियर 1 के सिटीज जो है बियॉन्ड द टॉप 5 सिटीज, वहां से अभी म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है. सो वी बिलीव कि वहां बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. सेकंड अपॉर्चुनिटी ये है कि बियॉन्ड द टॉप 3-4-5 प्लेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 5 सालों में. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ये टॉप 4-5 प्लेयर है कि जिनके पास मार्केट शेयर गेन हो रहा है. बियॉन्ड ये 5 प्लेयर, हर एक प्लेयर इधर मार्केट शेयर लूज कर रहा है या फिर स्टैग्नेट हो गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी काफी मुश्किल है. इवन एट 20,000-25,000 करोड़ ऑफ AUM,
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रॉफिट लाना काफी मुश्किल है। तो HDFC AMC, SBI AMC 2-2.5-3 लाख करोड़ के AUM पे ही प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल रह सकते हैं। सो वी बिलीव कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर रेगुलेशन आएगा, जैसे पिछले साल भी रेगुलेशन आया था ऑन डायरेक्ट कोड, ऑन व्हाट इज द कैप ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये सब जो रेगुलेशन आए थे, उसके बाद एक्चुअली मार्केट शेयर और कंसोलिडेट हो गया है, पोलराइज हो गया है टुवर्ड्स द टॉप 3-4 प्लेयर्स। सो जब हम जाते हैं, चैनल चेक्स करते हैं और पूछते हैं कि आप रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए, तो रिटेल इन्वेस्टर, बॉम्बे के बाहर रिटेल इन्वेस्टर को ये सब पता नहीं है कि बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क के ऊपर अल्फा क्या है। उसका एब्सोल्यूट रिटर्न आ गया 9-10%, एंड आफ्टर ही नोज कि उसका पैसा सेफ है HDFC के नाम के साथ, दैट इज ऑल ही केयर्स अबाउट। रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ यही चाहिए कि मेरा पैसा सेफ है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसा कुछ नहीं होगा मेरे पैसे के साथ, और दूसरा उसको ये चाहिए एब्सोल्यूट अमाउंट्स में 9-10-11% भी रिटर्न आ जाए, FD रिटर्न से अच्छा है, दैट इज इट। उसको बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क के ऊपर अल्फा क्या होता है, उसको ये सब से कोई मतलब नहीं है। वो 2,000-5,000 रुपए का SIP करता है, सामने से जाके वो IFA से मांगता है कि मुझे HDFC चाहिए, रिटर्न आप अपने पास रखो, मुझे बस HDFC चाहिए, मुझे अपना पैसा सेफ चाहिए। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा, फाइनेंशियलाइजेशन होगा, एंड जो बेटर वेल रन ब्रांड्स है उनको काफी बेनिफिट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रेगुलेशंस। सिमिलरली वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में दो तरह से मार्केट शेयर गेन होगा। एक तरफ मार्केट शेयर जाएगा जीरोडा की तरफ, जीरोडा एंड ये डिस्काउंट ब्रोकर्स की तरफ, जो टारगेट कर रहे हैं यूथ जो है 20 से 30 साल के बीच में। सो हम नितिन कामत जी से मिले, जीरोडा फाउंडर। ही सेड ही टारगेट्स 20 to 30 ईयर ओल्ड यूथ। उनको उसके बाद 30-35 के एज ग्रुप के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको मैस एफ्लुएंट, ये मैस से इंटरेस्ट है, उनको लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट है। जबकि हम जब जाते हैं ये मोतीलाल, आईसेक, कोटक सेक, HDFC सेक, उनको अमाउंट में इंटरेस्ट है, उनको 35-40 ईयर्स के एज ग्रुप के ऊपर वाले लोग जिनके पास एक्चुअली 2 to 5 करोड़ ऑफ इन्वेस्टेबल सरप्लस है, उसमें इंटरेस्ट है। तो बैंक बेस्ड ब्रोकर्स विच इज HDFC सेक, कोटक सेक, आईसेक, एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स विच इज जीरोडा, अपस्टॉक्स एक्सेट्रा, ये दोनों कंस्टिट्यूएंसीज है जिनके पास मार्केट शेयर जाएगा। बीच में जो भी है, रीजनल ब्रोकर्स है, बीच में जो नॉन बैंक बेस्ड ब्रोकर्स है, ये कंप्लीटली क्रश हो जाएंगे, इनका मार्केट शेयर वी बिलीव विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग फॉर, कि the likes of bank based brokers, they will gain market share on brokerage side, and secondly very importantly they'll gain market share on the distribution front, क्योंकि फाइनेंशियलाइजेशन होने वाला है। तो HDFC AMC, ICICI AMC, SBI AMC टाइप प्लेयर्स तो गेन करेंगे ही, बट इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? द रीजन व्हाई वी आर आल्सो ऑन द कॉल, वी आर द एसेट मैनेजर, यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर द वेल्थ मैनेजर, इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला भी, मैनेज करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो as financialization happens, both these constituencies gain, not only gain market share within their field irrespective of what the regulations are, and also gain because the industry itself is growing. तो अब जब भी देखेंगे रेगुलेशन आया, तो रेगुलेशन आने की वजह से बैंकिंग में भी जब रेगुलेशन आता है तो गेन किसको होता है? द बिगेस्ट प्लेयर्स गेन, क्योंकि दे आर द मोस्ट वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन दीज रेगुलेशंस। जब रेगुलेशन आता है तो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ता है, कंप्लायंस कॉस्ट बेयर कौन कर सकता है? द बिगेस्ट प्लेयर्स कैन बेयर द कंप्लायंस कॉस्ट। सो वी बिलीव कि जब रेगुलेशन आता है विच इज इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर, इन द फेवर ऑफ द कस्टमर, द बिगेस्ट प्लेयर्स आर मोस्ट वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन दिस। Right. So, takes probably the last question from teaching. आपके पोर्टफोलियो में शायद एनसीपी में भी है और शायद केसीपी में भी है, एक आध स्टॉक्स है लाइक DCB बैंक। सो द रीजन मैं एक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड यूजुअली पूछते नहीं है हम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन, इज एक जनरल परसेप्शन होता है कि मार्सेलस कोई अगर ट्रेड दे रहा है या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है तो क्वालिटी ग्रोथ काइंड ऑफ बिजनेस। DCB बैंक का परसेप्शन शायद बाजार में थोड़ा अलग है, तो मे बी आप इसको एक बार अगर केस इन पॉइंट या एक उदाहरण की तरह समझा सकते हैं कि व्हाट इज
मतलब मार्सेलस ऐसे कंपनीज में क्या देखता है जिसका मार्केट परसेप्शन शायद अलग हो, तो आई थिंक वो हमारे इन्वेस्टर्स को आज जो कॉल पे उनको काफी हेल्प करेगा समझने में। श्योर। सो डीसीबी बैंक में हाँ श्योर। सो डीसीबी बैंक 3 चीज है जैसे हम देखते हैं, वेदर प्रमोटर मैनेजमेंट टीम क्लीन है, क्या वो चोरी करते हैं कि नहीं। सो द डीसीबी बैंक इज रन बाय मुरली नटराजन, जो 2008-9 में सीईओ बने बैंक के। वो एक सिटी बैंकर है, और जो दूसरे सीएफओ है, सीईओ है, हेड ऑफ क्रेडिट है, हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग है, वो पूरा टीम जो है वो 2008-9 से डीसीबी बैंक में स्टेडी है, बदला नहीं है। पिछले 12 सालों में सेम टीम डीसीबी बैंक को रन कर रहा है। अगर डीसीबी बैंक का 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल कोई भी टाइम पीरियड देख ले, डीसीबी बैंक का क्रेडिट ग्रोथ रहा है 20-25%, लोन बुक ग्रोथ रहा है 20-25%। उसके साथ इनका एनपीए भी रहा है ओवर द लास्ट 3, 5, 10 ईयर्स 1.5 to 2% के बीच में। जब डीसीबी बैंक में मुरली नटराजन आए 2008-9 में, तब उनका 5-6% एनपीए होता था। बैंक वाज ऑलमोस्ट बेल्ड आउट, बैंक वाज अ स्ट्रगलिंग बैंक। उसको प्रमोटर्स को बेल आउट करना पड़ा, कैपिटल डाल के, इन्फ्यूज करके। एंड उसके बाद जब मुरली नटराजन टुक ओवर, he built a very conservative bank, he built a team, he built with different segments, conservative segments जिसमें बैंक को लेंड करना है। तो क्योंकि उनको कंजर्वेटिव बैंक बनाना था, उन्होंने टारगेट किया वेरी लो रिस्क लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन्स, वैसा टाइप का सेगमेंट, इसलिए उनका एनपीए था 1.5-2%। नाउ अगर आप देखें 1.5 साल पहले तक, तब जब तक शेयर प्राइस अगर आप देखें 1.5 साल पहले तक, तो कंपाउंडिंग वाज ऑन एट 15-20%, देयर वाज नो इशू। इवन टिल 1 ईयर अगो कंपाउंडिंग वाज ऑन एट 15-20%। नाउ ही रियलाइज कि 5 साल में तो हम देख ही रहे मैक्रो पे चैलेंजेस कितने हैं। Despite Demon, ILFS, DCB was growing at 25%. A year ago, Murli Natarajan, जो CEO है, he realized कि अभी मैक्रो चैलेंजेस काफी है, we need to slow down lending. तो वो 25% की जगह 15% पे ग्रो करने लगे। तो स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया, क्योंकि पीपल थॉट कि ये तो बैंक है जिसको 25% पे ग्रो करना चाहिए, पर ये क्यों 15% पे ग्रो कर रहे हैं। बट वी गिव फुल क्रेडिट टू मुरली नटराजन, फुल क्रेडिट टू डीसीबी बैंक, कि ग्रोथ के वजह से, स्पेशली बैंकिंग में, ग्रोथ कम्स विथ रिस्क। आपको ग्रोथ को चेज नहीं करना है, आपको बिजनेस लॉन्जेविटी को और कंजर्वेटिज्म को चेज करना है। तो इसलिए आप अगर आपको लगता है कि रिस्क एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जब 20% पे ग्रो कर रहे हैं, तो आप 15% पे ग्रो करिए। हम ये बिजनेस 1 साल के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए तो नहीं बना रहे। तो दैट इज वाई पिछले 1 साल में बैंक स्टार्टेड ग्रोइंग एट 14-15%, व्हिच वी वर कंप्लीटली फाइन विद। बट बिकॉज इट इज अ स्मॉल बैंक, क्योंकि ये छोटा बैंक है, the stock got re-rated from 180 rupees to 80 rupees. क्योंकि ये छोटा बैंक है, people expect something else out of it. उसके टॉप पे कोविड भी हो गया, so stock got re-rated because of COVID largely. Before COVID, it got re-rated 10-15%, which was fine, क्योंकि ग्रोथ के वजह से हुआ। पर obviously because it's a small lender, small bank है, कोविड के वजह से और re-rate हो गया। तो क्योंकि वी बिलीव मुरली नटराजन हैज बीन देयर फॉर 12 इयर्स। एक्चुअली आई वाज एट एम्बिड जब हमने पिछला क्यूआईपी किया डीसीबी बैंक का। सौरभ वाज द हेड ऑफ ईसीएम, आई वाज इन द ईसीएम टीम। हमने क्यूआईपी किया डीसीबी बैंक का लास्ट टाइम, तब आई वाज एट एम्बिड। सो वी नो द बिजनेस इनसाइड आउट, वी नो मुरली नटराजन द सीईओ इनसाइड आउट। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ corporate governance issues, there is no question of accounting issues. The man is clean, the man is very conservative, team has been there for 10-12 years. So that is what we are banking upon. That is what we were banking upon when we bought the stock. Clean, well-run bank, which is very conservative, is what we were banking upon. Because they were conservative, they slowed down growth before even COVID hit. उन्होंने अगर COVID के पहले 25% ग्रोथ रखा होता, तो कोविड में तो उनका बैलेंस शीट साफ हो गया होता। इट इज फॉर्चुनेट, वी आर फॉर्चुनेट कि मुरली नटराजन इज अ कंजर्वेटिव मैन। उसके वजह से उन्होंने पहले से ही ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया था, जब उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स देखे। उसके वजह से स्टॉक थोड़ा रीरेट हुआ, विच इज फाइन। बट बिकॉज ऑफ कोविड तो किसी ने नहीं देखा था। कोविड के वजह से if stock re-rates 50%, then we cannot blame the management team, we cannot blame the bank. But we believe कि after COVID we'll see stock price maybe correct further in the next 6 months. जब NPAs बाहर आएंगे for the whole banking industry, maybe stock will correct further. But we believe कि otherwise there is no issue in terms of the bank or its loan book itself. क्योंकि काफी conservative bank की you will see कि उसका NPA भी बाकी regional banks जितना नहीं बढ़ेगा।
So because of that, we believe कि over the next 2-3 years, DCB Bank should be back. उसका share price performance should be back on track. It is unfortunate कि ऐसे time पे COVID भी हो गया. But otherwise, there are no issues with the bank. We interact with the management also very closely. Right. तो ये एक समथिंग आज ये कॉल पे मुझे जानने मिला कि मार्सलस इज ओके ऐसे ऐसे बिजनेस को देखने के लिए जो था टेम्पररी ब्लिप से जा रहे हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव कॉल था। मेरे हिसाब से मुझे तो काफ़ी कुछ पता चला मार्सलस के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में, किंग्स ऑफ कैपिटल के बारे में। आई होप कॉल पे भी काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ पता चला होगा नया, एंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। थैंक यू तेज, थैंक यू लिसनर्स आज संडे को वक्त निकालने के लिए। उम्मीद है हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। So till then, thank you once again. Thank you to the audience. Thank you so much.